ओके, देखो ये जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, वर्ड समझ रहे हो? सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम अपने देश के 130 करोड़, जो 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री है, उसके लिए सोच रहे हैं कि मिनिमम 2 टाइम्स मील्स दे शुड हैव एवरी डे। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट द टाइम। मतलब हर बंदा जो है वो कैपेबल हो कि कम से कम 2 टाइम खाना खुद प्लस अपने फैमिली को खिला सके। दूसरा कंडीशन है, कभी कभी देखो क्या कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि बहुत फूड है, पैसे नहीं है। कुछ कंडीशन है कि पैसे है, फूड नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह के सिचुएशन के बैलेंस को मेंटेन करते हुए कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स फूड शुड हैव इन द प्लेट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फूड सिक्योरिटी हमारे देश में। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड के बारे में तो आपको पता है कि ये एसेंशियल है। फूड जो होता है वो एक तरह का फ्यूल है which provide us energy through which our body perform different type of actions, you know it very well। तो फूड सिक्योरिटी को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। इसका मतलब फूड का प्रोडक्शन किसी भी देश में वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जिससे कि उस देश की जो जनसंख्या है, जनता है, जो पब्लिक है, टोटल पॉपुलेशन जो है, उसके मतलब उसके पहुंच के अंदर, मतलब मील्स होता है ना कि ग्रेन्स शुड बी इन द अप्रोच ऑफ ईच एंड एवरी वन। दूसरा एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि भोजन हर बंदे तक पहुंच जाए। और तीसरा एफोर्डेबिलिटी, मतलब कि एक आदमी कैपेबल हो, उसके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे कि वो 2 टाइम खाने जो है, 2 टाइम जो 2 टाइम फूड है उसको क्या कर सके, वो परचेज कर सके। डन। इसके बाद बात करोगे फूड सिक्योरिटी की बात करोगे, एक कंट्री में फूड से मतलब पब्लिक जो है वो सिक्योर है कि भाई साहब उसको 2 टाइम्स मील मिल ही जाएगा। कब? पहला है कि एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। एग्रीकल्चर का प्रोसेस बहुत तरीके का होना चाहिए। अब छोटा एग्जांपल देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं 1990 के पहले चले जाओ। ड्यूरिंग दैट टाइम आवर फार्मर्स वर जस्ट अप्लाइंग यू नो व्हाट ऑल टाइप ऑफ मेथड्स, मतलब प्रिमिटिव मेथड्स को यूज करते थे, जिस ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते थे, जिससे क्या था कि क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता था। बट आगे आपने देखा जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आपके देश में हुआ, इसके बाद अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आपके देश में आया। जब आपका देश व्हेन योर कंट्री बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, then your country start to borrow modern and upgraded technology from other countries, and these technology and these upgraded technology helped our farmer for what, to produce surplus production in their field। तो आज के डेट में देखते हो कि हमारे फार्मर्स जो क्या है, पहले वाला देखो ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके अगर आज के डेट में हमारे किसान खेती करना शुरू करें, तो उस समय क्या था कि 50-60 करोड़ पॉपुलेशन था। आज पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया है। और कहने का मतलब पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया और मेथड आप ओल्ड मेथड यूज करोगे तो ओल्ड मेथड के मदद से इस ग्रोथ जो पॉपुलेशन में हुआ इसको 2 टाइम भोजन तो आप प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। दूसरा है कि ऑल पर्सन हैव द कैपेबिलिटी टू मनी, हर बंदे के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो परचेज कर सके खाने को। ठीक है। और तीसरा, देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और भोजन खरीदने पे किसी तरह का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि अगर मैं एक भाई तुम्हारे घर में 2 आदमी है, 50 kg खाना तुम खरीद सकते हो, ये फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आप लोगों को? एवरीबॉडी चैट में यस नो करते रहना। अभी देखो छोड़ो, मैं तुमको इसी टॉपिक पे डिस्कशन करा देता हूँ। देखो आप देख रहे हो कि हमारे जो फार्मर्स हैं, आपने देखा होगा कि हमारे फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स देख रहे हो क्या चीज, रिवोल्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो एक्चुअली अगर हमारे फार्मर आंदोलन कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन कौन? न्यूज तो सब देखते होंगे एवरीबॉडी, न्यूज सब देखते हैं, यस कि नो?
गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी सही है या गलत है, रॉन्ग और राइट। आयुष न्यूज देखा करो, फायदे में रहोगे, और न्यूज देख के एसएसटी पढ़ने आएगा तो और फायदे में रहेगा। न्यूज कंटिन्यू देखो। चलो अभी मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो वाई फूड सिक्योरिटी, आखिर फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों आपके देश में, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि आपके देश का जो पुअरेस्ट सेक्शन है, हो सकता है कि वो फूड इनसिक्योर हो। आपको पता है कि सबसे पहले हेल्थ देन वेल्थ, a healthy body contain a healthy mind and a healthy mind can build up a healthy career। तो कहने का मतलब है कि फूड तो चाहिए भाई, फूड सिक्योरिटी, बिकॉज सपोज करो कि वाई पेट्रोल इज नीडेड, तो पेट्रोल रहेगा तभी तो बाइक चलेगा। दूसरा है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सपोज करो कभी कभी, जब मैं अभी देखो कोरोना पैंडेमिक आपने देखा 8 मंथ का, तो 8 मंथ तक आपके देश को संभाल के किसने रखा था, हमारे फार्मर्स। 5 kg राइस, 5 kg वीट हर घर तक गया, 1 kg पल्स हर घर तक गया, यस कि नो। तो कहने का मतलब है कि ये हुआ कब, जब आपके फार्मर्स ने उतना ग्रेन प्रोड्यूस करके रखा तब तो हुआ। तो कहने का मतलब है कि ग्रेन का प्रोडक्शन आपको चाहिए, क्यों, बिकॉज डिजास्टर हो, फ्लड हो, सुनामी हो, उसमें क्या होता है कि अनाज जो बांटे जाते हैं लोगों के बीच में। तो डिजास्टर में फैमिन भी है, डिजास्टर में तुम्हारा भूकंप भूकंप जो है सब चीजें आ जाती है, ठीक है। या फिर कोई एपिडेमिक हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या जी, जो फूड आपके पास जो बल्कि वेट में है कहाँ पे, एफसीआई, उस एफसीआई का काम क्या है कि पीडीएस की मदद से अनाज को हर घर तक पहुंचाना। तो ये बताओ कोई जानता है कि आखिर गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपके जो किसान है वो मूवमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के अगेंस्ट में किसान जो है मूवमेंट कर रहे हैं, एनीबडी, कोई बताएगा। एनीवन, अगम्य, बता। तो आपकी गवर्नमेंट एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी के बारे में सुना है कितने लोगों ने। तो देखो कहने का मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो सिस्टम था जिसपे वो अनाज खरीदती थी किसानों से, उसको हटाकर उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल सेलिंग प्राइसेस। मतलब एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को एंट्री कराने के चक्कर में है, जिसकी वजह से लोग जो है इस तरीके पर रिवोल्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है यस कि नो, एनीबॉडी। अब जब नहीं पता है तो फिर क्या आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना, आगे बढ़ो। तो देखो कहने का मतलब एपिडेमिक भी है, उससे भी नुकसान होता, तो उसमें भी आपने क्या देखा कि आपके जो ग्रेन्स ऑलरेडी पहले पे रखे हैं उसका उस बेनिफिट्स होता।
सबसे जो डेंजरस फैमिन आपके देश में आया था इंडिया में, वो लगभग 1943 बंगाल का। उसमें लगभग लगभग लाखों लोग जो थे उसके शिकार हुए थे। 30 लाख यहाँ पे बता रहा है कि लगभग लोग मारे गए थे। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी स्टोरी पढ़ लो घर पे। अब बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में दिया हुआ है। बंगाल का जो लगभग जहाँ पे 30 लाख लोग मारे गए थे, उस तरह का फैमिन मतलब अकाल कभी भी आपके देश के अंदर नहीं आया है। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस सिस्टम में बना के रखे कि वो सिस्टम आने वाला भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन एक बड़ा बेहतरीन पूछता है कि हु आर फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योरिटी को कौन फेस कर रहा है? तो देखो एक लार्ज सेक्शन हमारे देश का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्राइवेट करने वाली है, का मतलब प्राइवेट नहीं करने वाली है। अब देखो कहने का मतलब है कि जो फार्मर्स हमारे देश के हैं वो क्या करते हैं कि अनाज प्रोड्यूस करते हैं और गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है कि भैया हम इस रेट पे आपका ये अनाज जो है वो खरीद लेंगे। एक एमएसपी जिसको बोलते हैं हम लोग, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट जो है, अब इसमें भी प्राइवेटाइजेशन का मतलब अब उसने क्या किया, बिचौलिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है कि अब हम लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। अब कौन खरीदेगा? तो अब कंपनियां आएंगी। जैसे मैं सपोज करूँ, छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम में क्या था कि जैसे मैं एमएसपी गवर्नमेंट ने बोले कि भाई मैं 30 रुपए केजी आपका जो गेहूं है मैं 30 रुपए केजी उसको खरीद लूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब किसानों का एक तो फिक्स पॉइंट हो गया कि अगर कोई खरीदे या ना खरीदे, गवर्नमेंट तो 30 रुपए केजी खरीदेगी ही। डन। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जब गेहूं का टाइम आया तो हो सकता है कि मार्केट में 50 रुपए केजी गेहूं बिक रहा हो। तो इसमें क्या था कि हमारे जो किसान थे वो इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो वो क्या करते थे कि भाई गवर्नमेंट को नहीं बेच के हम बाहर ही बेचते हैं, तो बाहर बेच दिया हम लोगों ने, उनको प्रॉफिट हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता था कि बाहर में क्या 20 रुपए केजी गेहूं बिक रहा है, तो 20 रुपए अगर गेहूं बिक रहा है बाहर में, तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 30 रुपए दे रही है, तो क्यों ना मैं गवर्नमेंट को बेच दूं। तो एमएसपी का जब पॉइंट है तो इसमें क्या था, किसान हमारे दोनों तरीके से बेनिफिट्स में थे, दोनों तरीके से वो बेनिफिटेड थे। बट अब इसमें क्या एंट्री करा दिया आपकी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट अब एंट्री करा रही कॉन्ट्रैक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब इसका मतलब है कि सपोज करो कि अगर पार्ले जी की एक कंपनी है, तो उसको पार्ले जी या फिर ब्रिटानिया की कंपनी है, तो उसको ब्रिटानिया बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो वो लोग आएंगे, क्या करेंगे, वो बिजनेसमैन आ गए और आके क्या कर दिया, पूरा का पूरा मतलब वो 2-4 केजी तो गेहूं खरीदेंगे नहीं, वो खरीदेंगे तो बल्कि वेट में खरीदेंगे, क्विंटल टन में खरीदेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि पूरे छपरा किसानों का एरिया है, तो उन लोगों ने पूरे छपरा को कवर कर लिया और सारे किसान को कांटेक्ट कर दिया कि भाई एक काम करो, आप सब गेहूं को, ठीक है, और गेहूं को, और हम लोग एक रेट फिक्स कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसी रेट पे तुमसे बेचेंगे। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, 25 रुपए केजी एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया। उस एग्रीमेंट पे क्या कर दिया कि 25 रुपए केजी मैं आपका ये फारा का फारा अनाज खरीद लूंगा। डन। अब कंडीशन है कि किसान जो है बेचारे सारा काम छोड़ के मेहनत कर रहे नहीं है कि भाई 25 रुपए केजी बिकना, ये है वो है। उसमें क्या था बिजनेसमैन का कि जो तुम्हारा बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय, उसको हम नहीं, जो फ्रेश अनाज है मैं उसको खरीदने आऊंगा। अब सपोज करो कि एग्रीमेंट आपने तो कर लिया है। अब कहने का मतलब अगर कहीं मार्केट में अनाज का रेट 50 रुपए केजी बिक रहा है, 50 रुपए केजी वो गेहूं सेल हो रहा है, तो अब ये बताओ कि क्या आप उस एग्रीमेंट को ब्रेक करके आप मार्केट में जाओगे 50 रुपए गेहूं बेचने? यस कि नो? आप तो एग्रीमेंट में फंस गए हो, तो क्या आप उसको 50 रुपए केजी में सेल कर सकते हो? यस कि नो? यस। कैसे कर सकता है जी?
तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि किसानों को नुकसान हो गया। दूसरा ये भी पॉइंट है कि हो सकता था कि वो बिजनेसमैन जो वो डायरेक्टली बोले कि मेरे को आपका गेहूं खरीदना नहीं है, अब नहीं करे, वो एग्रीमेंट को ब्रेक कर रहा है। तो एग्रीमेंट को अगर वो ब्रेक कर रहा है तो ये बताओ कि जब वो एग्रीमेंट को अगर ब्रेक कर रहा है तो ये मेरे को बताइए कि वहां पे किसान फिर नुकसान में जा रहे हैं कि मार्केट में भी नहीं बेचा मैंने और तुम्हारे भरोसे रह गए, तो तुम्हारा जो है तुम भी नहीं खरीदा मेरे को। तो वो लोग ये भी कर सकते हैं, देखो वो जो बिजनेसमैन है वो ये भी कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 2 महीने बाद खरीदेंगे, 3 महीने बाद खरीदेंगे। जब गेहूं का सीजन खत्म हुआ, कोई खरीदेगा गेहूं है नहीं, तब वो बोला कि अब एक काम करो, अब मेरे को 20 रुपए के जी दीजिए, जो भी देना है वो दीजिए, आप तो मजबूर, आपको देना पड़ेगा। दूसरा कि अगर कहीं किसान और बिजनेसमैन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर लोग हैं वो निपटारा करेंगे। तो अब ये देखो, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं अगर मीडिएटर के रूप में वो आते हैं जजमेंट करने के लिए, तो सपोर्ट किसका करेंगे? किसानों का सपोर्ट करेंगे और वो जो बिजनेसमैन है उसका सपोर्ट करेंगे। क्लियर है कि बिजनेसमैन का सपोर्ट करेंगे वो, क्योंकि बिजनेसमैन जो 2 4 10 20 50 लाख रुपए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उन लोगों ने दे दिया, किसान तो देगा नहीं उतना। तो इस सिस्टम में कहते हैं किसान पीछे जाते थे, किसानों को नुकसान होता था, ठीक है। तो इसलिए जो अभी रिवोल्यूशन जो मूवमेंट चल रहा है किसानों का, उनका है कि भाई हम लोग को एमएसपी पे ही रहने दीजिए, आप ये अपना जो ड्रामा पॉइंट कर रहे हो इसको आप हटाइए, प्राइवेट हम लोग नहीं जानते, हम एमएसपी पे ही सेल करने का काम खत्म है। दूसरा एक और रीजन है, गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई बल्कि वेट में आप लोग अपने घर पे इकट्ठा कर सकते हो, ये तो कालाबाजारी हो गया। इमेजिन कर लो कि अगर छपरा जो हमारा छपरा जो टाउन है, ठीक है, इसमें एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि बाहर पे जितने भी सरसों के तेल आते हैं, मस्टर्ड ऑयल आते हैं, वो सबको इकट्ठा करने लगा। उसने हजारों लीटर सरसों का तेल उसने मार्केट से निकाला, मतलब क्या मार्केट में आना ही नहीं दिया, सब अपने पास ही जमा करके रख लिया, जमाखोरी इसको कहा जाता है, जमा करके रख लिया। डन। अब जब उन लोगों ने जमा करके रख लिया तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या है कि वो जो सरसों का तेल है या फिर जो भी प्रोडक्ट है, आप किस कंडीशन में अपने पास जमा करके नहीं रख सकते हो? पहला वॉर का कंडीशन हो, दूसरा कोई इमरजेंसी हो, नहीं तो तीसरा कोई कंडीशन नहीं, आप फ्री हैं, आप उस सरसों का तेल को अपने पास रख सकते हैं। गेहूं आलू जो चीज है वो अपने पास बल्कि वेट में रखो। अब ये तो वही होगा कि कहने का मतलब ये हजारों केजी जो है, हजारों केजी आपने सरसों का तेल अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, हजारों केजी आपने अपने पास सरसों का तेल रख लिया और मार्केट में कुछ है ही नहीं, लोग खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। आप क्या करेंगे? बोलो, प्रशासन के पास जाएंगे, भाई क्या कर रहे हो, ये तो जमाखोरी चल रही है, ब्लैक मार्केटिंग चलेगा। अब प्रशासन आपके उस बिजनेसमैन के वो जो जो आपका क्या चीज है ब्रोकर, उसके बाद पहुंचेगा प्रशासन पुलिस, भाई कर क्या रहे हो, सारी चीजें तुम रखोगे तो दूसरे लोग क्यों खाएंगे, क्या खाएंगे? अब वो डायरेक्टली आपको बोला कि एक बात बताओ, आपके देश में कोई वार चल रहा है? तो नहीं। आपके देश में कोई इमरजेंसी है? तो नहीं, इमरजेंसी भी नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में दिया गया है कि अगर आपके देश में वॉर है या फिर इमरजेंसी है तभी आप जमाखोरी नहीं कर सकते, नहीं तो आप फ्री है, यू आर इंडिपेंडेंट। तो उस समय प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन चला गया। अब कहने का मतलब महीने 2 महीने तक मार्केट में जो ये जो ऑयल है ये नहीं है, तो क्लियर है कि उसका डिमांड क्या बढ़ेगा तो उसका एक्सपेंस क्या बढ़ेगा, हाई होगा। ये बड़ा बड़ा है ना, आप लोगों ने, मोर डिमांड मोर रेट, जी मार्केट में जितना कम मटेरियल रहेगा उसका रेट उतना ज्यादा हाई रहेगा। अब वो बंदा जो है उसने क्या किया, 100 रुपए लीटर का क्या है सरसों का तेल खरीदा है, और अब मार्केट में अगर 300 400 रुपए भी लीटर देगा तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? यस कि नो? बिकॉज पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये भी एक निगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी एक निगेटिव पॉइंट हो गया कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट। गेटिंग यस नो?
तो गवर्नमेंट के पॉलिसी में ये भी सिस्टम है, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया कि आप लोग चाहे तो जमाखोरी कर सकते हैं, एकदम कलेक्ट कर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अगेंस्ट अभी क्या है कि किसान जो है वो रोड पे है। तो सिस्टम देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बिल ला रही है उसमें बहुत माइनस प्लस है। आई होप शुभम आपको समझ में आ गया होगा, और शुभम को क्यों, मुझे लगता है कि सबको आ गया होगा। एवरीबॉडी, तो ये बताओ कि हमारे जो फार्मर्स जो अभी के टाइम में मूवमेंट कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हो, वेरी गुड। और दूसरी तरफ क्या कर रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। अभी के टाइम में आपके देश का जीडीपी 27 पॉइंट लगभग 9 के करीब में, माइनस माइनस 27 है। अब इमेजिन कर लो कि अगर फार्मर्स अपने हाथों को खींच ले बैक पे, तो आपके देश का जीडीपी 29 के भी नीचे चला जाएगा, माइनस 29 के नीचे चला जाएगा। और इस कंडीशन में आपको बात किसकी माननी चाहिए थी? किसानों की बात माननी चाहिए थी। तो किसानों की बात आप कुछ मान रहे हो नहीं, और जबरदस्ती उन लोगों पर आंसू गैस के गोले, लाठी, दिस दैट यूज करा रहे हो। तो क्लियर है कि ये निगेटिव चीजें हैं जो कि आपके देश का नहीं होना चाहिए। गेटिंग एवरीबॉडी, यस नो? अब देखो कि हु आर, अब चलिए छोड़िए उस पॉइंट को, हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हु आर फूड इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी किसको है? कौन है जो फूड इनसिक्योर है? सबसे पहले पॉइंट है कि वैसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब ये कैसे? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले बंदे हैं, जैसे मैं इमेजिन कर लो कि एक रिक्शा चलाने वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम्पल देख लो। रिक्शा चलाने वाला सुबह से शाम तक एक रिक्शा पुलर जो है वो रिक्शा चलाता है, राइट, मतलब वो रिक्शा पुलिंग का काम करता है। तब वो पर डे 300-400 रुपीज अर्निंग करते हैं। जिस 300-400 अर्निंग जो कर रहा है, उस अर्निंग की मदद से वो अपने फैमिली को क्या कर रन करा रहा है। अब इमेजिन कर लो कि किसी दिन भारी बारिश हो जाती है, सुबह से शाम तक बारिश होती है, उसका रिक्शा तो नहीं चला, उसका रिक्शा तो नहीं चला। अब इन दैट केस बताओ वो रिक्शा पूरा जो है वो इनसिक्योर है कि नहीं है? फूड इनसिक्योर है कि नहीं है? बेगर्स की बात कर लो, जो भीख मांगते बंदे और अपने फैमिली को चलाते हैं, इनसिक्योर है कि नहीं है? तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जो लोग काम करते हैं उनको इनसिक्योर ही माना जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि कहानी चर्चा, इसका स्टोरी पढ़ोगे उसके बाद ही ये समझ में आएगा। बट ऐसे हम लोग देखो, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी? एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल एक्टिविटी कैसे है? एनीबॉडी?
अनम्यूट है बोल सकते हो। विनायक बोलिए। Agriculture is a seasonal activity because you can practice it only during a certain month of the year. Otherwise, the crop will not. Agriculture is a seasonal activity because it is shown in a particular season and harvested in a particular season. दूसरा है कि why is Ramu unemployed for about 4 months in a year? रामू जो है साल का लगभग 4 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहता है, क्यों? बिकॉज उस समय एग्रीकल्चर का प्रोसेस नहीं होता है। अब सपोज करो कि खेत अनाज मैंने बो दिया, तो उस समय वर्क हुआ, और उसके बाद जब हार्वेस्ट सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम, यही ना 2 टाइम उसमें वर्क होता है। अब बीच का जो 3 महीने 4 महीने उस समय तो आप इंडिपेंडेंट है, फ्री हैं, तो क्लियर है कि अगर पूरी तरीके से आप एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस समय बेरोजगार है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। Why is Ramu unemployed for? ये तो हो जाएगा। What does Ramu do when he is unemployed? अब बताओ कि जब वो बेरोजगार रहता है रामू, रामू जो फार्मर होगा, बाउंडेड लेबर होगा, अगर वो बेरोजगार रहता है तो फिर वो क्या करता है, क्या करता होगा? Anyone? एडिशनल वर्क करेगा टू अर्न एडिशनली। एडिशनल वर्क मतलब बाउंडेड लेबर का काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है, कोई भी लेबर का रूप में काम कर सकता है, ये काम होगा उसका, और क्या। फिर है हुआ सप्लीमेंटिंग इनकम इन रामू, रामू के फैमिली में और पैसा कौन लाता है, तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। why does Ramu face difficulty when he is unable to have work? रामू के पास अगर वर्क नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्यों फेस करता है? बिकॉज अर्निंग, उसके फैमिली को क्या करना पड़ता है, फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पे कि वेन इज रामू फूड इनसिक्योर, रामू फूड इनसिक्योर कब है? जब वो अनएम्प्लॉयड है। हो जाएगा। अब इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन है, और जिसमें स्टोरी ऑफ अहमद की कहानी दी गई है, तो ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दें घर पे, स्टोरी पढ़ लोगे या फिर पढ़ाना पड़ेगा? बोलो। तो देखो अहमद की कहानी है। अहमद जो एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, बेंगलोर में, और झुमरी तलैया से वो शिफ्ट हुआ यहाँ पे। उसके 3 भाई है, 2 बहन है, और उसके ओल्ड पेरेंट्स है। वो एक झुग्गी झोपड़ी है, झोपड़ी में रहता है। उसके फैमिली का सारा जो सर्वाइवल है वो किस ऊपर डिपेंड है? तो ये जो रिक्शा खींचा, तो रिक्शा पे जो इनकम आता है उसके ऊपर। दूसरा है कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सिक्योर नहीं है।
और उसका अर्निंग फ्लैक्चुएट भी करता है, कभी 200, कभी 300, कभी 250, कभी 150, कभी वो भी नहीं, ऐसे होता है। तो कुछ दिन में ही गेट्स वो इतना पैसा कमा लेता है कि अपने फैमिली को पर्याप्त मात्रा में खाना खिला सके। दूसरे दिन कुछ कुछ इनकम होता है जिससे कि उसको प्रॉब्लम होती है। अहमद की बात करें तो उसके पास एक येलो कार्ड है। अब आप येलो कार्ड का मतलब पीडीएस सिस्टम। अब पीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस कार्ड उसके पास है, जिसके मदद से उसको कम रेट में क्या सारे सामान मिल जाते हैं, केरोसिन ऑयल मिल जाता है, व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, और जिससे कि उसका फैमिली जो है उसको सपोर्ट, उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलता है। तो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उन सबके पास एक कार्ड होता है जिसको पीडीएस कार्ड बोलते हैं। हो जाएगा अभी बोलिए। अब क्वेश्चन है, डज अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? ओके, नो, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द येलो कार्ड हेल्प अहमद? जो येलो कार्ड है वो अहमद को मदद कैसे करता है? अनम्यूट करके एनीबॉडी, अनम्यूट करके कोई बोल सकते हो। जो येलो कार्ड है वो अहमद का मदद कैसे करता है, बोलो एनीबॉडी। शुभम, अनम्यूट करके बोलो। सर इससे उस कार्ड से अहमद को मतलब इतना सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिल जाता है मार्केट के में जितना प्राइस है उससे कम से। तो येलो कार्ड क्या करते हैं, अहमद को फ्री में कम रेट पे क्या कि उसको राशन प्रोवाइड करा देता है, केरोसिन ऑयल प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी रोज की बेसिक नीड जो है पूरी होती है। ये ना, यस सर। इसके बाद देखो क्या है, देखो कहता है कि फूड इनसिक्योर जो पीपल्स हमारे देश में है वो आपके देश में अलग अलग पार्ट्स में मौजूद है, मतलब अभी हैं वैसे लोग, जिसमें कुछ स्टेट उत्तर प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह में खा के शाम के बारे में सोचना पड़ता है, मतलब ये लोग फूड इनसिक्योर है। दूसरे के हंगर जो है वो दूसरा एक्सपेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी का। अभी एक छोटा एग्जांपल मैंने बताया था कि सपोज करो कि अगर मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 थाली लेके बैठे हैं और 10 रोटी है, तो एक ही आदमी अगर चाहेगा तो 10 को 10 रोटी खा लेगा। बट हमने क्या किया, उस 10 रोटी को हमने डिवाइड किया किस हजार में, 2-2 रोटी के हिसाब से। हो जाएगा ये भी, यस नो?
बोलता है कि सपोज करो कि आप अपने एरिया में जाइए, ठीक है, और अपने एरिया में जाके क्या करो, इसको पता लगाओ राशन शॉप के बारे में। जैसे पहला क्या पता लगाना है, व्हेन डज द राशन शॉप ओपन, राशन का दुकान जो कब खुलता है, क्या क्या आइटम वो लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, और उनका जो प्राइस है उसको मार्केट के प्राइस से कंपेयर करो, अंतर समझ में आ जाएगा तुमको। और प्लस अब ये भी पूछ रहा है कि डू यू हैव राशन कार्ड, क्या आपको भी राशन कार्ड है अगम में, डू यू हैव राशन कार्ड? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर पे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी है, जिसमें रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपने मनरेगा और मनरेगा के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, क्या इसकी रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करो तो इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्लस शाम पूरा ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सब चीजें हैं जिसको आपको डिस्कस करना है अपने घर पर, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। हो जाएगा ये भी। तो आई डोंट हैव बोलता है आयुष, तेरे को राशन कार्ड की जरूरत है। राशन कार्ड वैसे लोगों के लिए है जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब वैसे लोगों के लिए नहीं जो मर्सिडीज कार में घूमते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया पीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसका पॉइंट है कि आपके देश की जो जनसंख्या है सबको भोजन प्रोवाइड करना। इसके थ्रू अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के स्कीम्स ओपन किया, जैसे में आप देख लो आंगनबाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब जो नीचे लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मिड डे मील भी आपको मिल रहा है। ये सब क्या है, गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके मदद से वो आप तक अनाज प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा है कि पीडीएस की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में इसको तैयार किया गया था, ठीक है। और लगभग 17,000 ब्लॉक आपकी जो देश है उस जगह तक इसका काम चल रहा है। इसका टारगेट है क्या चीज कि पीडीएस की मदद से जितने भी बैकवर्ड एरिया है, मतलब जितने भी कम कैटेगरी के लोग हैं उन सब तक ये पहुंचाना। इसमें एक टारगेटेड पब्लिक टीपीडीसी मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब टारगेट किया गया कि भाई इतना तक लेके जाना है। दूसरा कुछ और स्कीम्स ओपन किए गए, जैसे में एवाई अनंत्योदय अन्न योजना, एपीएस अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये सब क्या है, ये सारे स्कीम है किस लिए, हर बंदे तक 2 टाइम खाना पहुंचाने का। ये सारा स्कीम याद रखिएगा दिमाग के अंदर। और कुछ पॉइंट देखिए, इसमें पीडीएस सबसे इंपॉर्टेंट अदा करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एएवाई अंत्योदय अन्न योजना, इसको दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम की मदद से 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट मतलब बीपीएल के नीचे के जो लोग थे लगभग 1 करोड़ तक उनका टारगेट किया गया था कि इनको खाना पहुंचाना है, ठीक है। 25 किलोग्राम ऑफ फूड के मतलब लगभग 25 केजी अनाज इनको दिया जाया था 2 रुपए के हिसाब से।
₹2 के हिसाब से गेहूं और ₹3 के हिसाब से चावल, और वो 25 किलो पहले, फिर 25 से इसको 35 केजी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, देखो इसी के अगेंस्ट में मैटर चल रहा है, जो आपके स्ट्राइक्स चल रहे हैं जो फार्मर्स के, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, 25 रुपए 30 रुपए के जी खरीद ले रही है, और जो आपके देश में करोड़ों लोग बीपीएल में है, उनको क्या कर रही है, 2 रुपए 3 रुपए के जी बेच रही है। तो इससे फायदा किसको हो रहा है? पब्लिक को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को इसका कुछ भी प्रॉफिट है, और 25 रुपए खरीद के 2 रुपए के जी आपको बेच रहे हैं, 23 रुपए का केजी पे तो नुकसान हमको ही है। तो गवर्नमेंट इसलिए प्राइवेटाइजेशन को एंट्री कराना चाहती है। अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो हम डिस्कस नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर इससे लॉस तो आम लोगों का ही है। अगर सर इतने जो पैसे खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट एमएसपी पे, उतना पैसा अगर डेवलपमेंट खर्चा करे तो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में खर्चा करे तो आम लोग का बेहतर होगा ना। पहले भोजन चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए? सर फूड चाहिए। तो पहले तो फूड सिक्योरिटी की बात होगी ना, पहले पेट में आना, पेट में तुम्हारे ग्रेन्स रहेगा, पेट भरा रहेगा, करना कुछ और, दिमाग काम करेगा कि कुछ और करना है, नहीं करना है, क्या करना है। गेटिंग? यस। और अंदर कुछ चाहिए नहीं है, और तुम बात करें कि इसका विकास का, डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट होने वाला है। गेटिंग? यस नो? यस। तो लगभग यहाँ पे बता रहा है कि इस चार्ट में कि 2 करोड़ से भी ज्यादा फैमिलियां जो है वो एएवाई से बेनिफिट्स ले रही हैं। तो ये बताओ कि आपकी गवर्नमेंट 25 रुपीज के जी कोई अनाज खरीदती है, 2 रुपए के जी पे सेल करती है, ऐसा कोई माइनस प्लस कोई रिजल्ट, या फिर इसको नए तरीके पे अप्लाई किया जा सकता है, कुछ स्कीम है क्या? अगम्य। कुछ और पॉइंट बोलना है एनीबॉडी? इस चैप्टर में आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे? अब देखो यहाँ पे सब्सिडी की बात की जा रही है, तो ये क्या है? तो ये एक तरह का पेमेंट है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, किसके लिए? जो प्रोड्यूसर्स है, जो फार्मर्स है, उनके लिए मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है कि इन विच रिसेंट ईयर फूड ग्रेन्स स्टॉक विद द गवर्नमेंट वाज मैक्सिमाइज। तो ये ऊपर देख लेंगे आप लोग। फिर व्हाट इज द मिनिमम, अनुष्का अनम्यूट करो अपने को। अनुष्का अनम्यूट। कैसा रिवोल्ट? फार्मर वाला? फिर अच्छा, अपना टेंशन तो ठीक है, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द मिनिमम बफर स्टॉक नॉर्म फॉर एफसीआई।
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम। एक और पॉइंट होता है, देखना छोटा सा एग्जांपल देखो, एक छोटा ब्लैक मार्केटिंग का पॉइंट बता रहा हूँ। देखो एफसीआई में भी किसानों को क्या बोला है कि भाई अपने अनाज को ले जाओ एफसीआई में जाकर जमा करो कम रेट में। तो किसान जाते हैं, सॉरी एफसीआई बोलते हैं, एफसीआई में जाकर बेच दो, सेल कर दो। एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस 25 रुपए केजी हो गया है। अब किसान जब गए अपने अनाज के साथ एफसीआई में बेचने के लिए, भैया अनाज खरीद लो। अब एफसीआई वालों ने दिखा दिया कि भाई हमारे पास अनाज देख लो, वो पूरा का पूरा भी जो है वही नहीं खत्म हो रहा है, तो तुम्हारा कहाँ पे खरीदना है, जगह नहीं है। फार्मर अपने अनाज को वापस लेके चला आता है और उस अनाज को लेकर कहाँ पे जाता है, मार्केट में जाता है, जिसको बाजार समिति भी कहा जाता है, या फिर बड़े बड़े शहरों में उसको मंडी कहा जाता है। और बाजार समिति में जाए क्या करेगा उस अनाज को, या फिर मैं अगर एमएसपी पे उसको 25 रुपए केजी खरीदा जा रहा था, तो मंडी में जाएगा, मतलब बाजार समिति में जाएगा, तो उसको कितने 15 या 20 रुपए में बेच देगा। तो 15 रुपए में जैसे बेचा, तब तक एफसीआई वाले वहां पहुंच जाएंगे कि भाई ये बताओ कि उसने कैसे तुमको बेचा था 15 रुपए, लो मेरे को 20 रुपए, अब 20 रुपए ले लो, लेने के बाद क्या करो, अनाज मेरे को दे दो। अब एफसीआई वाले क्या करेंगे, उसको 20 रुपए का केजी लेके चलेंगे अपनी जगह पे, और एफसीआई में रख दिया, वहां पे रेट भी लिख दिया कि 25 रुपए केजी किसानों से मैं खरीदा है, तो पर केजी में 5 रुपए उसका सेविंग होंगे, बच गया। अब वही 5 रुपए क्या है, ब्लैक मार्केटिंग है। गेटिंग एस गेटिंग एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? तो इस तरीके से मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग होती है। नहीं है, तो ब्लैक मार्केटिंग का एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। कुछ और पॉइंट देख लो। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख लो, यहाँ कॉलम में जो दिया हुआ है, तो इसका हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ procuring food grains by the government. Rising transportation and storage cost of the FCI are other contributing factors in the increase. Suppose करो कि 25 रुपीज केजी जो खरीदा जा रहा है, उसमें क्या है, किसानों का मेहनत भी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉस्ट भी है, फूड ग्रेन्स का मेंटेनेंस भी है, ये सब चीजों को ऐड करके तब वो उतना बता रहा है 25 रुपए। तो एमएसपी क्या है, तो ये एक तरह का रिजल्ट है। कुछ और पॉइंट देखो। अच्छा एक बात देखो, super सिंपल सा है, एनएसएसओ का जो रिपोर्ट है, एनएसएसओ जानते हो क्या है? ये आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है जो एम्प्लॉयमेंट के मतलब अलग अलग सर्वे को करती है, करके उसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करती है। तो एनएसएसओ का जो रिपोर्ट था 558 जो रूरल इंडिया में, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि पर आदमी जो है पर मंथ लगभग 6.38 केजी जो वो डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। 2004-5 में 59 केजी 2001 में अर्बन एरियाज ने। इससे बताया कि पर ये एनएसएसओ जो है, ये आपका क्या है, कंट्री का, आपके देश का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको रिप्रेजेंट करना, किसानों की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, ये अलग अलग। और गवर्नमेंट जो ये नई जो किसान निधि योजना जो है वो लाने वाली है, इसका मेन टारगेट है कि एनएसएसओ का सिस्टम ही खत्म कर दो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो ना ही ये कोई सर्वे जारी करेगा, ना ही लोग किसी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे।
दूसरा एक और पॉइंट समझ लो, सपोज करो कि छोटा सा एग्जांपल देखो, इनकम की बात कर लो। 1947 से आज तक अगर देखा जाए तो किसानों का इनकम लगभग 21 गुना बढ़ा है। 1947 में जो 1 रुपए के जी जो सामान होगा वो आज 21 रुपए 25 रुपए के जी हुआ है, 25 गुना बढ़ा। वो 25 गुना में क्या है, उसका कॉस्ट वॉस्ट निकालो तो बहुत ही कम हो गया। मैं वही बता रहा हूँ। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनका 21%। दूसरी तरफ टीचर के पेमेंट को देख लो कि जो 5,000 रुपए आज 90,000 और 1 लाख रुपए भी टीचर अर्निंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का इनकम देख लो, जो 30-35 हजार था वो आज 5 लाख के ऊपर चला गया उन लोग का पेमेंट। तो कहने का मतलब है कि इन लोग का पेमेंट जो था वो 90 गुना 80 गुना इस तरह बढ़ा, और किसान जो था वो 21 गुना, मतलब देश का जो ओरिजिनल बैकबोन कहा जाता है वो 21 गुना में खुश रहे। और हमारे देश के जो काम आप देखते हो, प्रेसिडेंट भी नॉमिनली एड है नहीं है, तो उन लोगों का रेट इस लेवल पे बढ़ा है। तो कहने वाले लोग बहुत ज्यादा, देखिए कहना जाता है कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स है, और फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन ईच एंड एवरी पार्ट विद इन आवर कंट्रीज, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जो किसानों का जो इनकम है, सपोज करो 21 गुना उसको बढ़ाया, तो वही 21 गुना इन लोग का भी बढ़ा दो। नहीं है, जैसे उनका 5,000 था तो उनका 20 से 25-30 हजार रुपये पेमेंट कीजिए, देखिए क्या कंडीशन होता है। प्लस इसमें अलग अलग स्टेट भी वर्कआउट कर रहे हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया? आपके देश में हर बंदे को भोजन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? एनीबॉडी अनम्यूट करके बताओ मेरे को। एनीवन? अगम्य, अंशु, अनुष्का, आयुष, फराज, शुभम, विनायक, कोई भी एक। फूड को सिक्योर करने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या क्या ला रही है, क्या क्या वर्क कर रही है? शुभम? सर पहले गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक करती है, उसके बाद उसको पीडीएस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और सर ऐसे ही गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। और कुछ? एनीथिंग एल्स? इसके बाद तुम्हारा मिड डे मील नहीं पहुंचाती है? सर मिड डे मील तो सिर्फ मतलब पार्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है ना। क्या? सर मिड डे मील तो पार्टिकुलर स्टेट्स में होता है ना सर, और वो भी सर सबके लिए थोड़ा ना होता है। किसके लिए होता है? सर बिहार में जैसे मिड डे मील है तो वो स्टूडेंट्स के लिए है, तो मतलब बाकी कोई भी आदमी जाके नो उसमें नो थोड़ा नो ना नो, खा सकता है। कहने का मतलब है कि तो तुम थोड़ी ना चला जाएगा मिड डे मील खाने के लिए, जाने का प्लान है क्या? मतलब सर कोई भी मतलब कोई भी बेगर चला गया ऐसा थोड़े ना है कि कोई भी जाके खा सकता है मिड डे मील में। गरीब फैमिली का बच्चा जा रहा है ना, यस सर। उनको तो मिल रहा है ना। यस सर। तो हमें तो कहने का मतलब वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनको भी अगर ये गवर्नमेंट यस प्रोवाइड करे सर। तो उनको भी फूड सिक्योरिटी दे रही है ना। यस सर दे रही है। आंगनबाड़ी की बात कर लो, वहां पे भी तुम देखते हो कि छोटे बच्चे जो मतलब वैसे बच्चे जो नहीं उस लेवल का उनको मिल सकता है, उन तक हॉर्लिक्स अलग अलग चीजें उनको भी प्रोवाइड कराना, ये सब गवर्नमेंट कर रही है ना। यस सर। तो ये भास्ट लेवल पे हो रहा है, तो नहीं केवल बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में चलता है ये सब चीज।
ये जो पॉइंट है जो आप बता रहे हो ये ऑल ओवर इंडिया का है। गेटिंग यस नो? यस। दूसरा है कि विच आर द पीपुल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, मतलब वो कौन से लोग हैं जो ज्यादातर इनसिक्योरिटी के शिकार होते हैं, ये बताओ। सर जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो। और सर बेगर्स हो गए। बेगर्स हो गए, ओके। और जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ये ना जो हैंडीकैप्ड लोग हैं। अगला है कि विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया, कौन कौन है? बोलो यहाँ जल्दी बोली, फास्ट एवरीबॉडी। अंशु, अंशु आवाज आ रही है मेरी? अनुष्का बोलिए। कौन कौन स्टेट में ज्यादातर गरीब मिलते हैं, जो ज्यादा फूड इनसिक्योर हो? उत्तर लोग स्टेट में पता है क्या पढ़ेगा रे भाई, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? क्या क्या सर बोलिए। बिहार सर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वेरी गुड वेरी गुड, ये सब फूड इनसिक्योर है, ठीक है। चलो अगला है, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? हाउ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आपका देश सेल्फ डिपेंडेंट बना? आपका यस देश उतना सर। अनाज उत्पादन कैसे? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले सर इंडियन फार्मर्स मतलब उतना अनाज जनरेट नहीं कर पाते थे, बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन अब इंडिया के फार्मर्स उतना मतलब अनाज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिससे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। पक्का? इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले इंडिया को बाकी कंट्रीज से अपना मतलब फूड को इंपोर्ट करना पड़ता था। अब अब सर इंडिया मतलब राइस का वर्ल्ड में सबसे सेकंड नंबर पे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, और सर बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडिया मतलब अब सेल्फ डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट करता है। इंडिया राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, a section of people in India are still without food, explain fast। तो आपके देश में कौन से वैसे सेक्शन है? टेल मी फास्ट। शुभम, आपके देश में कौन कौन से सेक्शन है जो अभी भी सर फूड? लेबर्स हो गए। ओके। सर सर लेबर्स हो गए सर, उसके बाद मतलब डेली वेज वर्कर्स हो गए और सर, मतलब जो भी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस में है या नहीं उससे मतलब नहीं है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, कैन वी से गुड डे? Students, can we say good day? Okay.